1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात राष्ट्रवादी खेमे में बिखराव आने लगा। राष्ट्रविरोधी खेमे में बिखराव आने लगा। राष्ट्रविरोधी खेमे राष्ट्रवादी खेमे में बिखराव आने लगा। बिखराव ऐसे बताया गया राष्ट्रवादी खेमे में बदलाव आने लगा। तथा जुझारू राष्ट्रवादी नेताओं का मनोबल कमजोर पड़ने लगा। राष्ट्रवादी नेताओं का मनोबल कमजोर पड़ने लगा। इन परिस्थितियों के तहत कांग्रेस के मध्य ये बहस चल रही कि संक्रमण के इस काल में ब्रिटिश शासन से स्वशासन प्राप्ति के लिए ब्रिटिश शासन से स्वशासन प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया जाए, कौन सा मार्ग अपनाया जाए। बहुत से लोग गांधी जी की रणनीति से, बहुत से लोग गांधी जी की रणनीति से उनकी नेतृत्व शैली से उनकी नेतृत्व शैली पर प्रश्न चिन्ह लगाना
प्रश्न चिन्ह लगाना प्रारंभ कर दिए। एक दूसरा वर्ग इस गतिरोध से उबरने के लिए स्वशासन प्राप्ति के लिए एक नया मार्ग ढूंढने लगा। कांग्रेस अगला 2-3 लाइनें छोड़ लिखना। कांग्रेस का एक खेमा जिसका नेतृत्व CR दास ये लिखा हुआ है, जिसका नेतृत्व CR दास, मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खां कर रहे थे। उनका ये दृष्टिकोण था कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विधान परिषदों का बहसकार बंद कर दें, विधान परिषदों का बहिष्कार बंद कर दें। इनका विचार था कि असहयोग को मतलब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। विधान परिषद में विधानसभा में जब बैठेंगे तो उनका कोई सहयोग नहीं करेंगे, कोई कानून पारित नहीं होने देंगे। कानून पारित नहीं होगा तो बाधा उत्पन्न होगी तो वो मजबूर होंगे हमारी बात को सुनेंगे वो। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? असहयोग को व्यवस्थान का स्वभाव तक, असहयोग को व्यवस्थान का एक घटित अशोक अब कब की नहीं, मैंने खाली पूछी कमाई। अब असहयोग को व्यवस्थापिका सभाओं तक ले जाकर सरकारी प्रस्ताव का विरोध करेंगे। ले जाकर सरकारी प्रस्ताव का सरकारी प्रस्तावों का विरोध करेंगे।
तथा सरकारी मशीनरी के कार्यों में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे। सरकारी कार्यों में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे। इनका ये तर्क था कि यह असहयोग आंदोलन का परित्याग नहीं। इनका ये तर्क था कि यह असहयोग आंदोलन का परित्याग नहीं, बल्कि असहयोग आंदोलन के तरीकों को और प्रभावी बनाने की रणनीति है। आंदोलन के तरीकों को और प्रभावी बनाने की रणनीति है। अर्थात ये स्वशासन प्राप्ति के मार्ग को प्राप्त करने का, स्वशासन प्राप्त करने का एक तरीका है। यदि सरकार राष्ट्रवादियों की मांगों की उपेक्षा करती है, तो वे व्यवस्थापिकाओं के कार्य संचालन को अवरुद्ध कर देंगे। तथा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने हेतु उसे विवश करेंगे। आकर्षित करने हेतु उसे विवश करेंगे। देखो, दो तीन लाइनें छोड़ के लिखना। वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश
विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे, उनको स्वराजी परिवर्तन समर्थक, उन्हें स्वराज परिवर्तन समर्थक, स्वराज के उन्नत, उन्हें स्वराज परिवर्तन समर्थक स्वराज परिवर्तन समर्थक के नाम से जाना गया, उन्हें स्वराज परिवर्तन समर्थक के नाम से जाना गया। जबकि वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश के विरोधी थे, विधान परिषदों में प्रवेश के विरोधी थे या स्वराजियों के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे या स्वराजियों के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, उन्हें परिवर्तन विरोधी कहा गया। उन्हें लिखा है, उन्हें परिवर्तन विरोधी कहा गया। तो लोग कुछ लोग आते हो, कुछ लोग नहीं आते हो। चलो ऐसा हो जाओ आए आने तो देखते आए तो उसका फायदा मिलेगा तुम्हें। अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं समझ में आएगा, मिलेगा जब तो कोर्स पूरा कर लोगे तब तो मिलेगा इसका फायदा। जो चीज फ्री में उपलब्ध हो रही है तो उसको ले लो। अभी देखो इस विचारधारा के समर्थकों में, इस विचारधारा के समर्थकों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये लिखा हुआ राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, तथा M.A. अंसारी प्रमुख थे, तथा M.A. अंसारी प्रमुख थे। ऐसी विचारधारा में मॉडरेट्स में करेंगे, नेक्स्ट में काउंट करेंगे। इनका तर्क था कि परिवर्तन विरोधियों का रुको अभी लिखा नहीं तो बना लिख दिया होगा तो वो काट दो, एक लाइन लिखो। दिसंबर 19 दो लाइन छोड़ के लिखना है, दो लाइन छोड़ के लिखना। दिसंबर 1922 में, दिसंबर 1922 में दो लाइन छोड़ के लिखना। दिसंबर 1922 में दिसंबर 1922 में कांग्रेस के
कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन गया में दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ। इस अधिवेशन में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में, आप उस दिन आई थी ना, रोज आए तो ठीक है, तो हिंदी में इंग्लिश होता ना, तो इस अधिवेशन में सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज से संबंधित प्रस्ताव रखा। इस अधिवेशन में स्वराज से संबंधित प्रस्ताव रखा। तथा स्वराज के मुद्दे पर सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तथा स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। यहां देखो दो लाइन छोड़ के स्वराजियों का तर्क। स्वराजियों का तर्क, ठीक है। देखो स्वराजियों का तर्क था कि विधान परिषदों में प्रवेश से असहयोग आंदोलन की प्रगति, विधान परिषदों में प्रवेश से असहयोग आंदोलन की प्रगति अवरुद्ध नहीं होगी, अपितु आंदोलन और प्रभावी होगा। इससे स्वराज के नए द्वार खुलेंगे, इससे स्वराज के नए द्वार खुलेंगे। पॉइंट नंबर 2 लिखो। कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद भी
कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद भी विधान परिषद तो अस्तित्व में बनी ही रहेंगी, अस्तित्व में बनी ही रहेंगी। विधान परिषदें तो अस्तित्व में बनी ही रहेंगी। और चुनावों में लोग संभवतः बड़े पैमाने पर भाग लेंगे। चुनावों में लोग संभवतः बड़े पैमाने पर भाग लेंगे। इससे जनता पर कांग्रेस का प्रभाव कम हो जाएगा। इससे जनता पर कांग्रेस का प्रभाव कम हो जाएगा। तथा महत्वपूर्ण पदों पर गैर कांग्रेसी व्यक्ति आसीन हो जाएंगे। तथा महत्वपूर्ण पदों पर गैर कांग्रेसी व्यक्ति आसीन हो जाएंगे। गैर कांग्रेसी व्यक्ति आसीन हो जाएंगे। जो कांग्रेस को कमजोर बनाने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट है विधान परिषदों में प्रवेश का उनका मुख्य लक्ष्य। विधान परिषदों में प्रवेश का उनका मुख्य लक्ष्य विधान परिषदों में प्रवेश का उनका मुख्य लक्ष्य इसे राजनीतिक संघर्ष के रूप में इसे राजनीतिक संघर्ष के रूप में एक मंच के रूप में इस्तेमाल करना। एक मंच के रूप में इस्तेमाल करना। अब भारत परिवर्तन विरोधियों का तर्क यह है। परिवर्तन विरोधियों का तर्क परिवर्तन विरोधियों का तर्क
कौन परिवर्तन समर्थक था? तो राजेंद्र प्रसाद, सी आर गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और फिर मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, फकीर मोहम्मद में किसी एक का नाम ले रख देंगे, ठीक है। पीसीएस की परीक्षा में पूछता है प्रश्न। ये क्या बोला मैंने? संसदीय कार्यों में सहभागिता से रचनात्मक कार्य उपेक्षित होंगे। रचनात्मक कार्य उपेक्षित होंगे। संघर्षरत व्यक्तियों का मनोबल गिरेगा। संघर्षरत व्यक्तियों का मनोबल गिरेगा तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। नंबर 2 पॉइंट है, विधायकों के रूप में विधान परिषद में प्रवेश करने वाले लोग, विधायकों के रूप में विधान परिषद में प्रवेश करने वाले लोग कालांतर में प्रतिरोध की राजनीति छोड़ देंगे। कालांतर में प्रतिरोध की राजनीति छोड़ देंगे तथा धीरे धीरे उपनिवेशी संविधान के उपनिवेशी संविधान के समर्थक बन जाएंगे। धीरे धीरे उपनिवेशी संविधान के समर्थक बन जाएंगे। अगला पॉइंट है, विधान परिषदों से बाहर रहकर रचनात्मक कार्यों के माध्यम से विधान परिषदों से बाहर रहकर रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता को सविनय अवज्ञा आंदोलन के रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे दौर के लिए ज्यादा अच्छे से तैयार किया जा सकता है। देखो, स्वराज पार्टी थे गांधी जी,
प्रारंभ में गांधी जी विधान परिषद का सदस्य बनने, प्रारंभ में गांधी जी विधान परिषदों का सदस्य बनने तथा उसकी कार्यवाही में बाधा पहुंचाने की नीति के विरोधी थे। कैसे बोल नहीं रहा है तो बोलना चलो। प्रारंभ में गांधी जी विधान परिषदों का सदस्य बनने तथा उसकी कार्यवाही में बाधा तथा उसकी कार्यवाही में बाधा, इतना आगे समझ में, पहुंचाने की नीति के विरोधी थे। किंतु फरवरी 1924 में स्वास्थ्य की खराबी के आधार पर जेल से रिहाई के पश्चात स्वराज्यों के साथ एकता स्थापित करना प्रारंभ कर दी। स्वराज्यों के साथ एकता स्थापित करना प्रारंभ कर दी। उन्होंने ये महसूस किया कि विधान परिषदों में हिस्सेदारी प्रारंभ हो जाने के पश्चात इससे पीछे हटना या इसका विरोध करना, क्या बोला? हिस्सेदारी प्रारंभ हो जाने के पश्चात इससे पीछे हटना या इसका विरोध करना गलत होगा। इससे सरकार तथा जनता के मध्य गलत संदेश जाएगा। इससे गलत संदेश जाएगा। इससे उपनिवेशी शासकों का हौसला बढ़ेगा, नौकरशाही निरंकुश हो जाएगी। तथा राजनीतिक हलकों में
निराशा की भावना जन्म लेगी। राजनीतिक हलकों में निराशा की भावना जन्म लेगी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्या कह रही है? राजनीतिक हलकों में निराशा की भावना जन्म लेगी। नवंबर 1923 में दो लाइनें छोड़ के लिखना। नवंबर 1923 में संपन्न हुए चुनाव में स्वराजियों को उल्लेखनीय सफलता मिली। स्वराजियों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 101 निर्वाचित सीटों में से सफलता प्राप्त हुई। 42 में उनको सफलता प्राप्त हुई। मध्य प्रांत में इनको स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। बंगाल में ये है सबसे बड़े दल के रूप में उभरे तथा उत्तर प्रदेश बंबई में भी तथा उत्तर प्रदेश और बंबई में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली तथा उत्तर प्रदेश तथा बंबई में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। उससे गांधी जी का ये विश्वास पक्का हो गया। उससे गांधी जी का ये विश्वास पक्का हो गया कि स्वराजियों की रणनीति भले ही गलत हो, स्वराजियों की
किंतु वे साम्राज्यवादी प्रशासन का अंग नहीं बन सकते। तीसरा पॉइंट है जो गांधी जी को तर्क लिख रहे थे आप, उसमें तीसरा पॉइंट है कुछ समय पश्चात आतंकवाद को नियंत्रित करने के नाम पर, कुछ समय पश्चात आतंकवाद को नियंत्रित करने के नाम पर सरकार ने नागरिक अधिकारों और स्वराज का समर्थन करने वाले नागरिक अधिकारों तथा स्वराज का समर्थन करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तथा सरकार की दमनकारी नीति से, तथा सरकार की दमनकारी नीति से गांधी जी असंतुष्ट हो गए, गांधी जी असंतुष्ट हो गए। अलाउ नहीं, अलाउ हाँ रोज क्या रोज वहां तो दूसरे के कक्षा आएंगे। हो गया बोल तो आओ ना, हाँ भाई हो गया, कहाँ होगा सेंटर, हो गया ना, बढ़िया। चलो ईश्वर करे हो जाएगा। अब रोज आया करो ठीक, कुछ ना कुछ सीखोगे ज्ञान आओगे। क्या बोला मैंने? गांधी जी असंतुष्ट हो गए तथा उन्होंने स्वराज्यों के साथ एकता दर्शाने तथा उनका समर्थन करने का निश्चय किया। आगे वो 3-4 जाने छोड़ देना। 1924 के अंत में 1924 के अंत तक स्वराज्यों की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी। स्वराज्यों की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी। सांप्रदायिक दंगे तथा सांप्रदायिकता तथा उत्तरदायित्व और प्रतिरोध के मुद्दे पर उत्तरदायित्व तथा प्रतिरोध के मुद्दे पर स्वराज्यों के खेमे में
विभाजन इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था। जून 1925 को शियार दास की मृत्यु होने पर उन्हें अत्यधिक 16 जून 1925 को शियार दास की मृत्यु होने पर उन्हें गहरा आघात लगा। फिर धीरे धीरे लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने स्वराज पार्टी को छोड़ दिया। फिर अंततः 1930 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण भाग छोड़ देता हूं। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। स्वराजियों की उपलब्धियां यहाँ 3-4 क्वेश्चन प्री में आते हैं एक साथ। स्वराजियों की उपलब्धियां देखो पहला पॉइंट, गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर पानी देने को पानी दिया। देखो गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर
स्वराज्यों ने कई बार सरकार के विरुद्ध मतदान किया। उन्होंने बजट संबंधी मांगों पर सरकार के विरुद्ध मतदान किया। तथा स्थगन प्रस्ताव पारित किया। अगला पॉइंट है स्वशासन। नागरिक स्वतंत्रता, स्वशासन, नागरिक स्वतंत्रता तथा प्रौद्योगिकीकरण, स्वशासन, नागरिक स्वतंत्रता तथा औद्योगिकीकरण के पक्ष में क्या हुआ? अरे पुरानी क्लास में क्या नहीं हो रहा क्या? लिखो स्वशासन, नागरिक स्वतंत्रता तथा औद्योगिकीकरण के समर्थन में उन्होंने सशक्त मुद्दों को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बनाया। अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बनाया। देखो अगला पॉइंट है 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। यह स्वराज्यों की चुने गए
यह स्वराज्यों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह स्वराज्यों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। देखो 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार की पराजय। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक दिखा था, अगर जगह हो तो हम लोग पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल। ये पूछा है परीक्षा में बहुत बार, ये विठल भाई पटेल को कब जीते और कौन जीता था नाम, और पब्लिक सेफ्टी बिल कब पारित हुआ था, और पब्लिक सेफ्टी बिल का मुख्य विषय क्या था, बहुत बार पूछा परीक्षा में। मैंने क्या बोला मैंने, तो बोलो तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तुम्हारा नाम आज तक याद नहीं था। देवकी की बात होगी। अब देवकी मैंने क्या बोला बेटा? पराजय, पराजय, पराजय। सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस विधेयक में प्रावधान था कि सरकार अवांछित तथा विध्वंसकारी चरित्र वाले, सरकार अवांछित तथा विध्वंसकारी चरित्र वाले विदेशियों को, अवांछनीय तथा विध्वंसकारी अवांछित तथा विध्वंसकारी चरित्र वाले विदेशियों को, व्यक्तियों को देश से निर्वासित कर सकती है, देश से निर्वासित कर सकती है। ठीक है। देखो उन्होंने 1919 के अधिनियम को, उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1919 के, खोखलेपन को उजागर किया। बारिश आ गई ना? देखो उन्होंने विधानमंडलों में, अगला पॉइंट है, उन्होंने विधानमंडलों में मैंने क्या बोला, सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों का, सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों का विरुद्ध
स्वराजी विधानमंडलों के भीतर अपने जुझारू संघर्ष तथा विधानमंडलों के बाहर राजनीतिक संघर्ष के मध्य समन्वय नहीं स्थापित कर पाए अगला पॉइंट है वे अपने सहयोगी घटकों का भी हमेशा और हर अवसर पर साथ प्राप्त नहीं कर पाए टकराववादी विचारधारा के कारण उनका प्रभाव व्यापक नहीं हो सका। अगला पॉइंट है विधानमंडल की शक्तियों एवं विशेषाधिकारों का पूर्ण उपयोग करने में असफल रहे। अगला पॉइंट है बंगाल में बहुसंख्यक स्वराज्यों ने 12-25 हो जाएगी आपकी क्लास। बंगाल में बहुसंख्यक स्वराज्यों ने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों की मांगों का समर्थन नहीं किया। जिससे काश्तकार नाराज हो गए। अगला पॉइंट है वे पार्टी में घुसपैठ कर रहे। अगला पॉइंट है वे पार्टी में घुसपैठ कर रहे सांप्रदायिक तत्वों को
स्वराजवादी तो आप लोगों ने समझ लिए। जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया और गांधी जी की गिरफ्तारी हुई तो उनका मेन मोटो रोल ये था कि अब जो आंदोलन स्वशासन प्राप्ति के लिए निष्क्रिय हो गया है तो हम स्वशासन प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करें। तो जो परिवर्तन समर्थक थे उनका ये विश्वास था कि विधान परिषदों के अंदर प्रवेश करेंगे और सरकारी कामकाज में बाधा डालेंगे तो वे हमारी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और स्वशासन के मुद्दे को हल करने के लिए कोई ना कोई लोकतांत्रिक तरीके को खोज निकालेंगे। ठीक है, परिवर्तन विरोधी थे, उनका यह था कि इससे रचनात्मक कार्यों में बहुत बाधा आएगी और इसका कोई बहुत विशेष लाभ नहीं मिलेगा और सरकार की कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग बैठ जाएंगे जो अंत में सरकार के सहयोगी के रूप में स्थापित हो जाएंगे और वो स्वशासन में कोई बहुत योगदान नहीं देंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो 2-2.5 साल का जो वैक्यूम था, 3-4 साल का वैक्यूम था असहयोग आंदोलन के बाद, उस वैक्यूम या उस निर्वात को, उस खाली जगह को उन्होंने भरने का काम किया। क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी मेंस में, पीसीएस में तो पीसीएस में भी 2-3 बार पूछा है कि क्या आप सहमत हैं कि स्वराजवादी आंदोलनकारियों ने भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण में या स्वशासन प्राप्ति के योगदान में किस हद तक योगदान दिया, या स्वराजवादी दल की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन में पूछा है मेंस में, आप देखेंगे यूपीएससी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है बीच में छोटी जगह होगी उसको पूछ देंगे आपसे। जैसे होम रूल आंदोलन को पूछती है, आप नहीं पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन, स्वराज आंदोलन, बेसिक बेसिक चीजें छोटे छोटे जो रहेंगे वो आपसे खूब पूछेंगे। ठीक है, तो जो शाइनर 1919 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था तो उसकी समीक्षा के लिए तत्पश्चात एक आयोग का गठन किया जा रहा था कि क्या भारतीय अपने संवैधानिक जो उनके लक्ष्य है या संवैधानिक प्राप्ति के लिए, स्वशासन के लिए जो उनकी बहुत इच्छा है, क्या वो उसके लिए उत्तरदायी हो गए हैं? क्या उनको आज़ादी दी जाए या उनको मुक्त किया जाए तो क्या वे अपना शासन चला सकते हैं ठीक से? तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन आयोग भी गठन किया गया था। क्योंकि गठन इसका होना था 1919 में, अगर 10 साल हम जोड़ेंगे तो 1919, लेकिन इसका जो गठन कर दिया गया था वो 1927 में कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि साइमन कमीशन जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, इसलिए उसको श्वेत कमीशन भी कहते हैं। ठीक, आप देखिए इनको साइमन कमीशन को आमतौर पे भारतीय विधिक आयोग के नाम से भी, भारतीय विधिक आयोग के नाम से भी, भारतीय विधिक आयोग, भारतीय विधिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। दो लाइन छोड़ के लिखना। वर्ष 1919 के एक्ट को वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय
ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष पश्चात इन सुधारों की समीक्षा करेगा। किंतु नवंबर 1927 में ही उसने आयोग की नियुक्ति की। घोषणा कर दी। जिसका नाम भारतीय विद्युत आयोग था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। तथा इसके सभी सातों सदस्यों स्वयं थे। इसके सभी सातों सदस्य स्वयं थे। सदस्यों की संख्या कितनी थी? अध्यक्ष कौन थे? ये क्यों आया था? कब आ गया था ये? ठीक है, बाकी बचा हुआ हम लोग